हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग इकोनॉमी का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपको वैसे तो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे UPSSC PET का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए क्लासेस लेते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। एज़ ऑलवेज सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देखेंगे। तो जो 2021 में PET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछ रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यानी कि जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के ऊपर केंद्रित होती हैं। ऑप्शंस देखें। पूंजीवादी अर्थात कैपिटलिस्ट, दूसरा है समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, तीसरा है मिश्रित अर्थात मिक्स्ड और चौथा है वैश्विक अर्थात ग्लोबल। तो ये तो होगा ही नहीं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप ही के लिए रहेगा। आप पहले पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं आपको बताऊं कि मतलब इसका सही उत्तर क्या है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट ज़रूर करिएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, हम लोगों को मतलब हमारे माइंड में इस तरह की चीज़ें तो आती ही होंगी ना कि लोगों मतलब कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती है। तो उसी हिसाब से उसी को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है यानी कि जो इकोनॉमी है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो जो मतलब कि कंट्रीज़ हैं, विभिन्न कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा विभिन्न तरह की जो इकोनॉमी है वो फॉलो की जाती है। अर्थात अर्थव्यवस्था के जो 3 टाइप्स हैं वो आज आप देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरी है समाजवादी, तीसरी है मिश्रित इकोनॉमी। तो भारत देश के द्वारा ना तो पूंजीवादी को अपनाया गया है ना तो समाजवादी को अपनाया गया है। भारत देश ने जो अपनाया है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना उस टाइम पे अब देखिए कि USA और USSR ये दो जो है संस्थाएं एक तरह से संस्था ही थी, क्योंकि इन लोगों ने संस्था का मतलब है कि वैसे तो ये कंट्रीज़ थी पर ये लोग ना अन्य देशों को अपना मतलब कि अपने अंडर में रख करके अपनी जो मर्ज़ी है उस तरह की चीज़ों को करवाना चाह रहे थे। जैसे जो USA है ना वो चाह रहा था कि जो अर्थव्यवस्था है उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और मतलब कि मार्केट के ऊपर मार्केट में जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई हो और उस हिसाब से जो निजी व्यक्ति हैं वो अपना लाभ वगैरह अर्जित करें। जबकि जो USSR है इसका मानना था कि मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल में करके रखना चाहिए, लोगों को जितनी ज़रूरत हो बस उतनी ही चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, सरकार का भरपूर हस्तक्षेप होना चाहिए हमारी इकोनॉमी पे। तो जो मतलब कि US है और जो USSR है यानी कि रसिया है वर्तमान का, ये दोनों ही चाह रहे थे कि जो भारत देश है वो हमारी तरफ आ जाए, लेकिन भारत देश ने देखा हुआ था कि कैसे वो ब्रिटेन का उपनिवेश था और उसने किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एकदम चूस लिया था। जैसे दीमक होते हैं ना, जहाँ पे रहते हैं उसी को एकदम खा के खोखला कर देते हैं, तो वैसे ही ब्रिटेन ने किया था हमारे देश के साथ। तो इस वजह से भारत देश ने सबक लिया और कहा नहीं, ना तो हमें USA के द्वारा जो फॉलो किया जा रहा है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ना हमें इसे फॉलो करना है और ना ही हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। हम लोग दोनों का ही मिला जुला स्वरूप लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो भारत देश के द्वारा जो इकोनॉमी अपनाई गई है वो कौन सी है? तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, चलिए एक एक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, उसके मतलब कि क्या लाभ हैं, क्या हानि है और किस देश के द्वारा उसको भरपूर तरीके से अपनाया गया है। तो चलिए मुख्य रूप से देखिए, आपको 3 तरह की अर्थव्यवस्था पढ़ने को मिलेगा। पहला कौन सा है? पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले ही देख लीजिए आप कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यदि इसकी बात की जाए, इसकी परिभाषा की बात की जाए तो आप देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये वह आर्थिक प्रणाली है जहाँ पे उत्पादन के जो साधन हैं, और उत्पादन के साधन कौन है, कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उत्पादन के साधन कौन है। तो सबसे पहले तो जाने रहिए लैंड है, ठीक है, फिर आप देखिए लेबर है यानी कि श्रम है, तीसरी है
जो मतलब कि पूंजी होती है वो, और एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यम। तो लैंड, लेबर और पूंजी को क्या कहते हैं, कैपिटल, और साथ में उद्यम को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो है वो उत्पादन के साधन के रूप में जानी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है पीसीएस में। तो जो उत्पादन के साधन हैं कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनका जो स्वामित्व होता है यानी इनके जो मालिक होते हैं वो मतलब इसका जो नियंत्रण है ना वो निजी व्यक्तियों या निगमों के पास होता है। अर्थात इसका जो मालिकाना हक होता है वो किनके पास होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास होता है या प्राइवेट मतलब कि निगम के पास होता है। ठीक है, तो जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो हमने क्या जाना इसके बारे में, तो हमने जाना कि जो भी मार्केट की गतिविधियां हैं जिसमें आप देखिए कि भूमि हो गया, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनका जो स्वामित्व है वो निजी व्यक्ति या निजी निगम के हाथों में होता है। ठीक है, आगे देखिए इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उसका ना केवल निगेटिव और मतलब तो ना तो वो उसमें केवल निगेटिव चीज़ें होंगी और ना तो पॉजिटिव। तो आप देखिए कुछ इसमें विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता क्या है कि सबसे पहली विशेषता यही है कि निजी स्वामित्व के हाथों में होता है, अर्थात अधिकांश जो संपत्ति है वो व्यावसायिक उद्यम कहाँ पे होते हैं, तो निजी स्वामित्व या निजी व्यक्तियों के पास में होते हैं। दूसरा, लाभ का उद्देश्य, तो इस तरह की इकॉनमी जहाँ पे भी होगी उसका मेन जो उद्देश्य होगा, मेन जो फोकस होगा वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। जैसे अपने यहाँ ही देख लीजिए जो प्राइवेट मतलब की कंपनियाँ हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये थोड़ी ना होता है कि आपके घर में चूल्हा जलता रहे आप मतलब खुश रहें, नहीं, उनका मेन उद्देश्य होता है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कमा सकें। अब इसका जो सबसे मतलब कि लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है प्राइवेट विद्यालय। ठीक है, प्राइवेट विद्यालय, अपने भारत देश की बात कर रहे हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो देखिए कैसे उनका मतलब यही उद्देश्य होता है कि अगर पेशेंट आ गया तो फिर उसको मतलब एकदम लूट ही लो, कुछ बचे ना उसके अंदर। तो ये क्या है, ये एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का टाइप है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। ठीक है, बाजार शक्तियों की बात की जाए तो कीमतें और उत्पादन का जो निर्धारण है, आपूर्ति है, ये बाजार के शक्तियों के द्वारा होता है। अर्थात जो भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल है वो यहाँ पे चलता है। सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत ही कम हस्तक्षेप किया जाता है, मतलब हर बात को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी। अगर महंगाई है तो उसके लिए ना गवर्नमेंट नहीं आएगी कि महंगाई कम करो, जो गरीब व्यक्ति हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनका पेट नहीं भर रहा, नहीं। पूंजीवादी इकोनॉमी में गरीब व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट आकर के महंगाई कम करने का प्रयास नहीं करेगी, वो ना उनको मतलब कि किसी भी तरह की छूट वगैरह नहीं देगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पूंजीवादी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगी। आगे देखिए प्रतिस्पर्धा, तो जाहिर सी बात है अगर डिमांड और सप्लाई का रूल चलेगा तो प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। तो जो उद्योग हैं इनमें गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का गला, इंसान एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो मतलब कि उद्योग है ना उनमें मतलब कि प्रतिस्पर्धा गला काट होती है, अर्थात मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा माल सप्लाई करूं ताकि जो कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामान को मतलब चॉइस करें और सबसे ज़्यादा हमारे सामान को लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है। तो इस वजह से आप देखें कि उद्योगों में गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे दक्षता बढ़ती है और उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिलता है। ठीक है, आगे देखिए उपभोक्ता संप्रभुता, अर्थात जो मतलब कि कंज्यूमर हैं वही संप्रभु होते हैं। उपभोक्ता ये तय करते हैं कि क्या उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि उनकी मांग ही उत्पादन को प्रेरित करती है। अर्थात जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई की जाएगी। जब अब जैसे देखिए यूट्यूब पे देख लीजिए क्या होता है, यूट्यूब पे ना ज़्यादातर लोगों की डिमांड क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हंसी मजाक वाली चीज़ें जो है वो आएँ। तो यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं आजकल, आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ आपको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, दो कौड़ी की, बिना किसी काम की, केवल और केवल एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने वाली। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है। अब जब डिमांड इसकी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लोग कहीं और क्यों श्रम करना चाहेंगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, यानी कि जो सरकार है उसकी भूमिका बहुत ही कम होती है। हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये मतलब कि सरकार का काम होता है, क्योंकि अगर एकदम से छोड़ दिया जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी, तब तो नहीं सही होगा। और कंपनियों मतलब कि जो निजी संपत्ति है और जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, ये भी काम जो है किसका होता है, सरकार का होता है। लेकिन बाजार किस तरीके से काम करेगा, इस पे सरकार आकर के हस्तक्षेप नहीं करती है।
कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए जो पूंजीवादी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। एक तो यूएसए ही है, तो वो तो सबसे बड़ा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। फिर देखिए यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ठीक है। जर्मनी भी है, मुख्य रूप से ये 3 है। कनाडा को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सब वो कंट्रीज़ हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत मतलब कि डेवलप्ड भी हैं। आगे देखिए इस तरह की इकोनॉमी को फॉलो करने के क्या फ़ायदे हैं, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो नवाचार को बढ़ावा मिलता है। लोग मतलब कि एक्टिव रहते हैं कि कैसे हम कुछ नया खोजें और इससे जो है लोगों का इंटरेस्ट हमारी तरफ आएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि नवाचार से लोग प्रेरित रहते हैं। आर्थिक मतलब विकास होता है, लोग नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं, नया नया डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो मतलब कि विकास भी होता है। अधिक उत्पादकता, डिमांड अधिक है तो सप्लाई अधिक होगी ही, तो उत्पादन भी अधिक होता है। वस्तुओं और सेवाओं की विविधता यानी कि वैरायटीज़ रहती हैं, एक ही टाइप का जो उत्पाद है वो सब प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो उसका केवल और केवल फ़ायदा तो होगा नहीं, कुछ तो नुकसान भी होगा। तो पूंजीवादी इकोनॉमी के क्या नुकसान है ये भी आपको यहाँ बता दिए गए हैं। तो सबसे पहला मतलब कि जो नुकसान है वो तो यही है कि आय की असमानता होती है, यानी कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। एकाधिकार की संभावना, हो सकता है कि कोई एक कंपनी जो है वो बहुत अच्छा सामान प्रोड्यूस कर रही है और लोग उसी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। अब जैसे इन सब का एक एग्जांपल अपने यहाँ देखिए, जियो की जो सिम है वो इस तरह की मतलब कि इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है कि वर्तमान में एयरटेल और जियो को छोड़ करके कोई सिम चल ही नहीं रही है। तो ये क्या है, एक तरीके से एकाधिकार है। यहाँ पे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो हानि है वो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश ने भी मतलब कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिक्स्ड करके चल रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूंजीवाद को एकदम से ही नकार दिया, नहीं, उन्होंने दोनों को मिक्स करके रखा है। तो कुछ चीज़ों को प्राइवेट हाथों में सौंपा है, कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने मतलब अपना भी हस्तक्षेप रखा हुआ है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जियो की सिम देख लीजिए। जब हमने 2017 के आसपास फ़ोन लिया था तो उस टाइम में 399 रुपये का रिचार्ज था मेरे ख्याल से, या 299, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और उसमें ना 1.5 GB मिलता था, कितने दिनों के लिए, तो 84 दिनों के लिए। वर्तमान की स्थिति देखिए क्या हो गया है, अभी तो 799 के ऊपर जो है रिचार्ज पहुंच गया है। तो क्या है, ये एक तरीके से ना एकाधिकार को ही तो मतलब दिखा रहा है। एकाधिकार है, जितना मर्जी उतना सुनेंगे, क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस हम अच्छी दे रहे हैं। आप जो है BSNL का लेने जाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि BSNL की सर्विस अच्छी नहीं है। तो ये क्या है, यही है एकाधिकार की संभावना, अर्थात एकाधिकार। आपके पास जब कोई चॉइस ही नहीं रहेगी तो आप घूम फिर कर उन्हीं के पास जाओगे। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक कल्याण की उपेक्षा होती है, होगी ही भाई, क्योंकि लाभ कमाना अपना जो है मुख्य मतलब जो केंद्र बिंदु है, केंद्र में जो है वो है लाभ अर्जित करना। तो सामाजिक कल्याण हो या ना हो, इससे हमसे क्या मतलब है। अगला देखिए, आर्थिक अस्थिरता, यानी कि कभी मंदी होगी कभी तेजी होगी। जब डिमांड मतलब कि डिमांड अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि तेजी भी आ जाएगी, और जब सब डिमांड कम होगी तो मंदी आ जाएगी। तो इस तरह की जो उतार चढ़ाव है वो आपको इकोनॉमी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इनके संस्थापक कौन माने जाते हैं। और ये जो बुक बताई जा रही है आपको ना, इस बुक को ROARO जो 2023 मतलब कि 2023 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। जो अभी तो उसका री एग्ज़ाम होना है जुलाई में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देख लीजिए इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। तो एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। इसने पूंजीवादी विचारों की नींव रखी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है इकोनॉमी में। एकदम कच्चा चबा जाइए इसको, एकदम रट लीजिए, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है। कब की मतलब कब आई थी? 1776 में, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने इसके लाभ हानि देख लिए, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसमें जो है किस तरह की चीज़ें फॉलो की जाती हैं, कौन से देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। अब दूसरी जो इकोनॉमी है उसके बारे में देखिए, और वो कौन सी है? वो है अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं।
परिभाषा सबसे पहले देखिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है, ये क्या है? तो यह वह आर्थिक प्रणाली होती है जहां उत्पादन के जो साधन है ना, उसका जो स्वामित्व है सरकार के नियंत्रण या सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण और समानता। ठीक, जैसे पूंजीवादी में क्या था, इसका मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण और समानता, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें समानता बनी रहे और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। वेलफेयर स्टेट टाइप की बात यहाँ पे की जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए। पहला तो यही है सार्वजनिक स्वामित्व, अर्थात जो मतलब कि उत्पादन है उसके अधिकांश साधनों का स्वामित्व तो किसके पास होता है? सरकार के पास या समुदाय के पास होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा, या तो सरकार मालिक होगी या तो किसी तरह का एक मतलब कि समूह मिलकर के मालिक होगा। कुल मिलाकर के केंद्र में होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सके। दूसरा देखिए, सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र है वो लाभ कमाना नहीं होता है, समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। केंद्रीय नियोजन की बात किया जाए तो सरकार एक केंद्रीय योजना प्राधिकरण के माध्यम से ये तय करती है कि क्या, कितना और किसके लिए उत्पादन करना है, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना उत्पादन करना है, बेवजह का उत्पादन नहीं करना। क्यों? क्योंकि लाभ अर्जित करना उद्देश्य ही नहीं है। आगे देखिए, जो मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये समानता पर जोर देता है। आय और धन के वितरण में समानता लाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि सबको जितनी ज़रूरत हो उसके पास उतना धन हो और ज़्यादा से ज़्यादा समानता सोसाइटी में होनी चाहिए। यहाँ पे ना एक जो मतलब आपको मुख्य चीज़ देखने को मिलेगी वो क्या है? वो है कठोर सरकारी नियंत्रण, यानी कि चीज़ों पे ना सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है। सरकार का आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, यानी कि प्राइवेट हाथों में कुछ देना ही नहीं चाहते। जैसे एलपीजी के सुधार जब अपने भारत देश में नहीं आए थे ना, उसके पहले भारत देश की स्थिति ऐसे ही थी। सब पे जो है भारत सरकार कंट्रोल करके रखती थी, हर चीज़ हर एक सेक्टर पे वो अपना ही जो है मतलब कि कंट्रोल करके रख रही थी। लेकिन जब एलपीजी आया तो उसके बाद से चीज़ों में थोड़ा परिवर्तन आया है। आगे देखिए, सार्वजनिक सेवाएं। तो सार्वजनिक सेवाओं में क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो आवश्यक सेवाएं हैं ये सरकार के द्वारा निःशुल्क या रियायती दरों पर प्रदान की जाती है। तो हमारे यहाँ अभी भी ये प्रदान किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो आपको कुछ लक्षण पूंजीवाद के भी देखने को मिलेंगे, कुछ लक्षण यहाँ पे आपको मतलब कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके भी देखने को मिलेंगे। अर्थात यहाँ पे पूंजीवाद के रूप में आपको टाटा, अंबानी ये भी मिलेंगे, अडानी भी मिलेंगे। जबकि जो मतलब कि सार्वजनिक सेवाएं हैं या फिर पब्लिक सर्विसेज जो है उसके रूप में आप देखिए कि जो गवर्नमेंट है वो आपको सरकारी विद्यालय, सरकारी मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल्स ये सब प्रोवाइड करा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब एक तरीके से सार्वजनिक सेवाओं को मतलब कि दिखा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए एग्जाम्पल्स कौन सी वो देश हैं जिनके द्वारा सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला तो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अभी तो पूर्व सोवियत संघ रह नहीं गया है, अब देखिए अभी टूट करके ये रूस अकेले रह गया है। दूसरा है चीन एक हद तक, हालांकि अभी ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ इसका भी झुकाव हो गया है। क्यूबा और उत्तर कोरिया, ये सब कौन है? तो ये सब वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो स्वरूप है उसको अपनाया गया है। अब इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान होंगे, देख लीजिए। तो फ़ायदा क्या है कि आय की जो असमानता है उसको कम की जाती है, यानी कि मतलब वो जो पूंजीवादी इकोनॉमी थी उसमें हमने देखा कि कैसे अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसका यही फ़ायदा है कि जो आय की असमानता है वो कम होती है, यानी कि सभी के पास चीज़ें बराबर मात्रा में रहती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे। साथ में सामाजिक सुरक्षा, सरकार जो है सबको सामाजिक सुरक्षा जो है इसका दावा करती है। बुनियादी आवश्यकताओं की जो उपलब्धता, यानी कि सभी के पास खाना, कपड़ा, मकान तो रहना ही है। आर्थिक मतलब कि आर्थिक स्थिरता भी रहती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको आज आप बहुत अमीर थे और कल ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप कटोरा लेकर के रोड पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आर्थिक स्थिरता यहाँ पे रहती है। कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान तो होगा ही, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? प्रेरणा की कमी। अब आप देखिए जो सरकारी मतलब कर्मचारी होते हैं
वो क्यों किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं होते हैं? उनको पता ही है पेमेंट एकदम फिक्स मिलनी ही है, कोई मतलब नहीं आप काम करो या ना करो, जो पेमेंट मिलनी है वो मिलनी है। जबकि प्राइवेट वाले क्या होता है, आप जितना अच्छा काम करोगे उस तरह की आपको पेमेंट मिलेगी। तो जहाँ भी आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेगी उसका नुकसान यही होता है कि प्रेरणा की जो है वो कमी होती है लोगों में। लोग काम करने के लिए ना प्रेरित नहीं होते हैं। अब जब आप काम ही नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अक्षम हो जाओगे, आपके अंदर वो स्किल ही नहीं रह जाएगी। नौकरशाही जो है अपने यहाँ देख लीजिए, धीमी आर्थिक वृद्धि होगी। जब लोग काम ही नहीं करेंगे, लोगों के अंदर जो है कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा, तो आर्थिक वृद्धि कैसे तेज होगा? तो ये कुछ नुकसान है। साथ में उपभोक्ता विकल्पों की कमी, यानी कि कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं रहती हैं जैसे कि पूंजीवादी इकोनॉमी में रहती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान होते हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे। अब देखिए संस्थापक कौन है? पूंजीवाद के संस्थापक हमने देखा था कौन थे, अभी आप कमेंट करिए, तो अभी तुरंत ही तो बता रहे हैं, दोबारा क्यों बताएं। तो दूसरे में देखिए जो मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके संस्थापक कौन है, इनकी जो पुस्तक है उसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश तो कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके संस्थापक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ये जो उन पुस्तक है दास कैपिटल 1867 में आई थी, समाजवादी विचारों का आधार बनती है। और ये दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। तो हमने देखा कि समाजवादी और पूंजीवादी जो इकोनॉमी है उसमें क्या कुछ पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि भारत देश के द्वारा अपनाया गया है। तो तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसकी भी परिभाषा जान लीजिए। तो जो मिश्रित इकोनॉमी है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे वो आर्थिक प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताओं को मिलाकर के बनती है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। कुछ विशेषताएं देख लीजिए। पहला क्या है? निजी और सार्वजनिक सह अस्तित्व। ठीक है, उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व आप देखिए कि निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब। दरअसल ये इतने फेमस नाम है कि सबसे पहले आपको यही तीनों नाम याद आते हैं। आगे देखिए, जबकि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे रक्षा, रेलवे, ऊर्जा, हालांकि रेलवे भी अब पूरी तरीके से सरकार की नहीं रह गई है, इनका स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। ठीक है, तो रक्षा का क्षेत्र तो अभी सरकार के ही पास है, हालांकि इसमें प्रयास किया जा रहा है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको लाया जाए। तो हो सकता है जब प्राइवेट लोगों को लाया जाए तो या तो मतलब बहुत अच्छा वो लोग काम करें, या फिर हो सकता है कि जैसे सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तरह ये लोग इसको भी बोर दें। तो जहाँ इसरो इतना नाम कमा रहा है, हो सकता है ये लोग उसमें 4 चांद लगाएं या फिर कालिक पोत दें, कुछ भी हो सकता है, वो तो समय बताएगा। ठीक है, तो ये इनका जो स्वामित्व है वो सरकार के पास है। ठीक है, तो आप देखिए लाभ और कल्याण का संतुलन, यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ हैं वो लोग लाभ पर ही, मतलब कि जो लाभ है उस पर भी ध्यान देते हैं और सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान देना है, अर्थात दोनों का मिला जुला स्वरूप हो, दोनों में संतुलन बना रहे। कैसे? तो आर्थिक गतिविधियों का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना भी होता है, लेकिन साथ ही सामाजिक कल्याण को भी महत्व दिया जाता है। यानी कि आप लाभ कमाओ पर ऐसा ना होने पाए कि जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है। हालांकि आपको रियल लाइफ में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो अमीर है उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और दूसरी तरफ एक गरीब तबका है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि लगभग 85% जो हमारी अर्थव्यवस्था है, 85% जो हमारे यहाँ पैसा है ना, वो सबसे जो अमीर लोग हैं लगभग 250-300 के आसपास, 284 के आसपास हैं। अरबपतियों की भी सूची जारी हुई थी, उसमें ये आंकड़े निकल के आए थे। तो उन्हीं के पास ना पूरी इकोनॉमी का लगभग 85% पैसा है, या 90% के आसपास पैसा आपको उनके पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़े आपको जानना भी नहीं है, मतलब बस ये जानिए कि कितनी ज़्यादा असमानता है। और जो 5-10% पैसा है उसमें बाकी की जो जनसंख्या है वो निवास कर रही है, उनका गुजर बसर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सरकारी सीमित हस्तक्षेप ये भी एक पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, सरकार अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे विनियमन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और सार्वजनिक सेवाएं देना, लेकिन निजी क्षेत्र को भी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यानी कि सरकार अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो करती है, लेकिन निजी क्षेत्रों को भी स्वतंत्र छोड़ा जाता है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हथकंडे नहीं अपनाए जाते हैं कि उनको आप एकदम से कंट्रोल करके रखो, तो ऐसा भी नहीं होता है।
बाजार और नियोजन की बात की जाए तो बाजार शक्तियां कीमतें तय करने में भूमिका निभाती हैं, लेकिन सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियोजन और नियंत्रण का भी काम करती है। आगे देखिए, नियमन और सब्सिडी, तो सरकार अर्थव्यवस्था को विनियमित करती है और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सब्सिडीज़ है वो भी प्रदान करती है। और जो मिक्स्ड इकॉनमी है, इसको अपनाने वाले देशों में आपको भारत मिल जाएगा, स्वीडन मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा और कनाडा मिल जाएगा। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं इसके? तो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का संतुलन बना रहता है, स्थिरता होती है, निजी क्षेत्रों को भी स्वतंत्रता मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान रहता है, आय की असमानता कम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब आप अरबपतियों की सूची देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं से कहाँ तक आय की असमानता जो है वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, आप लोग चाहें तो एक बार वो सूची ज़रूर देख लीजिएगा जो मतलब कि आती है अरबपतियों की सूची। ठीक है, करंट अफेयर के मामले में हो सकता है आपको वही पूछ लिया जाए, क्योंकि करंट अफेयर तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो नुकसान भी देख लीजिए। अब जाहिर सी बात है, कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी तो होगा। पहला तो यही है, अक्षमता दोनों क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार, भैया चरम पे भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि भारत देश में देख ही लीजिए। सरकारी नीतियों में अनिश्चितता और लाल फीताशाही, तो ये सारे कुछ नुकसान हैं कहाँ पे, जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। अब भारत और मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे, मतलब कि भारत का संबंध मिश्रित अर्थव्यवस्था से है, ये देखिए। तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। हालांकि उस टाइम पे ना जो मतलब वो थे, कह रहे मोदी जी, उस टाइम पे मोदी जी नहीं थे, नेहरू जी थे, तो उनका जो झुकाव था ना वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था, अर्थात वो समाजवादी थे, तो उनका झुकाव इस साइड में था और वो चाहते थे कि आर्थिक विकास के लाभ जो है समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, तो शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में जो भारी उद्योग हैं इनके विकास और आधारभूत संरचना के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। साथ ही निजी क्षेत्र को भी उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति दी गई। ठीक है, संतुलन की अगर बात की जाए तो ये जो मॉडल है, पूंजीवाद के लाभ जैसे नवाचार और दक्षता और समाजवाद के सामाजिक उद्देश्य जैसे समानता और कल्याण के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास था। 1991 में जो सुधार हुए थे, यानी कि जिन्हें एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी, अब लिक्विड मतलब कि ये गैस वाला नहीं है, एलपीजी गैस, उसकी बात नहीं हो रही है। जो एलपीजी सुधार हैं उनकी बात की जाए, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो निजीकरण, उदारीकरण और क्या है अभी बता रहे हैं। एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हालांकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की जो इकोनॉमी है इसमें निजीकरण और उदारीकरण का जो झुकाव है वो बढ़ गया, जिससे ये अधिक मुक्त या बाजार उन्मुख मुक्त जो अर्थव्यवस्था है वो बन गई। फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो सरकारी चीज़ें हैं उनका ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी भी प्ले हो रहा है। हम लोगों ने भले ही एलपीजी को अपनाया तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी तरीके से हम लोग पूंजीवाद की तरफ हो गए, नहीं। आज भी जो सरकार के स्वामित्व में चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगे। सरकार के द्वारा जो विद्यालय हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। सरकार जो है जो चीज़ें हैं उसमें अपना हस्तक्षेप बना के रखी हुई है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। और अब मुझे लगता है कि आप लोग जो क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बता ही देती हूँ। फिर भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा कैपिटल जो इकोनॉमी है वो, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।